So hey everyone, welcome back to the eLearner. In today's video, we're gonna cover what is paging. Okay. So before discussing what's the paging is, what's the mechanism of paging, let's recall the old memory management technique which we discussed till now. अभी तक हमने जितनी memory management technique पढ़ी है, उन्हें एक बार डिस्कस कर लेते हैं. सी सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक जो पढ़ी थी वो थी सिंगल पार्टीशन मेमोरी मैनेजमेंट. सिंगल पार्टीशन मेमोरी मैनेजमेंट में क्या होता था कि आपकी जो मेन मेमोरी होती थी उसका एक ही पार्टीशन किया जाता था, एक सिंगल पार्टीशन किया जाता था. ठीक है, जिसके एक पार्ट में हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को रखते थे और दूसरा पार्ट जो होता था वो यूजर की प्रोसेसेस के लिए होता था. अब सिंगल पार्टीशन मेमोरी मैनेजमेंट में बहुत कमियां थी, जिसमें से एक कमी तो ये थी कि इसमें सिर्फ एक टाइम पे एक ही प्रोसेस मेमोरी में लोड हो सकती है, यानी कि एक टाइम पे सिर्फ एक प्रोसेस ही आ पाएगी. यानी मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल ही जीरो है. ओके. सो इसलिए हम सिंगल पार्टीशन मेमोरी एलोकेशन की टेक्निक को यूज नहीं करते हैं. ओके. अब दूसरी हमने मेमोरी मैनेजमेंट की टेक्निक जो पढ़ी वो थी मल्टीपल पार्टीशन मेमोरी मैनेजमेंट. मल्टीपल पार्टीशन मेमोरी मैनेजमेंट के दो टाइप थे. एक था फिक्स पार्टीशन मेमोरी एलोकेशन, एक था वेरिएबल पार्टीशन मेमोरी एलोकेशन. फिक्स पार्टीशन मेमोरी एलोकेशन में क्या था कि हम अपनी मेन मेमोरी को फिक्स साइज में पार्टीशन कर देते हैं. अब यहाँ फिक्स साइज का मतलब ये नहीं है कि पार्टीशन का साइज फिक्स होगा. फिक्स साइज का यहाँ मतलब है कि एक बार तुमने साइज फिक्स कर दिया पार्टीशन का, उसके बाद चेंज नहीं होगा. जैसे इस वाले पार्टीशन का साइज कितना है, 2 KB है. इस पार्टीशन का साइज कितना है, 8 KB है. यानी कि साइज फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं हो सकता. ठीक है. तो फिक्स साइज मेमोरी पार्टीशन में क्या थी, बहुत सारी ड्रॉबैक्स थे आपके. सबसे पहला ड्रॉबैक था इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का. ठीक है. दूसरा ड्रॉबैक था एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का. क्योंकि क्या हो रहा था कि जैसे ये आपका जो पार्टीशन का साइज है वो 2 KB है. ठीक है. अब आपकी प्रोसेस 1 KB की आई, तो 1 KB की प्रोसेस को हमने इसमें लोड करा दिया. ठीक है. अब जो ये 1 KB का जो ये स्पेस बच रहा है, ये स्पेस जो है ये अनयूज्ड है, क्योंकि ये स्पेस कोई और प्रोसेस के द्वारा यूज तो किया नहीं जाएगा. ओके. क्योंकि प्रोसेस को अगर मेमोरी चाहिए तो कंटिगस मैनर में चाहिए. कंटिगस मैनर का मतलब क्या होता है कि प्रोसेस पूरी की पूरी एक साथ मेमोरी लेगी. ऐसा नहीं कि आधी प्रोसेस इधर चली जाए, आधी प्रोसेस इस वाले में चली जाए, आधी प्रोसेस इस वाले में चली जाए. ऐसे नहीं हो पा रहा था, ऐसे नहीं हो सकता था ये, क्योंकि ये कंटिगस मेमोरी एलोकेशन था. ठीक है. तो फिक्स साइज मेमोरी पार्टीशन की काफी ड्रॉबैक्स थे. उसके बाद हमने क्या किया, वेरिएबल साइज मेमोरी पार्टीशनिंग पढ़ी. अब वेरिएबल साइज मेमोरी पार्टीशनिंग ने फिक्स साइज मेमोरी पार्टीशन के बहुत सारे ड्रॉबैक्स को कम खत्म कर दिया. जैसे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम को दूर किया. कैसे? क्योंकि वेरिएबल साइज ने क्या कहा कि भैया प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट तभी करो जब वो प्रोसेस आए आपके सिस्टम में. यानी कि अगर इससे क्या होगा कि जितनी उस प्रोसेस को मेमोरी चाहिए होगी हम उतना ही पार्टीशन बनाएंगे. ठीक है. हम 2 KB का या 8 KB के पहले से पार्टीशन डिफाइन करके नहीं रखेंगे. अगर पहले से डिफाइन करके रख लेंगे तो मान लो कि प्रोसेस का साइज कम हुआ तो हमारा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की दिक्कत आ सकती है. तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तो इसने रिड्यूस कर दी, लेकिन एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम ये भी अभी रिड्यूस नहीं कर पाया था. ठीक है. सो पेजिंग ने क्या किया, पेजिंग ने एक मैकेनिज्म प्रोवाइड किया ऑफ रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन. ठीक है. अब कैसे? देखो इन सभी में क्या दिक्कत आ रहा था कि आपके जो प्रोसेस एलोकेशन था वो कंटिगस था. अब वेरिएबल साइज में क्या हो रहा था कि वेरिएबल साइज भी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम को दूर नहीं कर पा रहा था. अब कैसे? लेट सपोज मान लो कि ये जो P5 मेरी प्रोसेस है, इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, तो अब ये P5 प्रोसेस टर्मिनेट हो गई. अब ये प्रोसेस टर्मिनेट हो गई तो यहाँ पे मेरा 2 KB का क्या क्रिएट हो गया, मेरा यहाँ पे 2 KB का होल, यानी कि एक स्पेस क्रिएट हो गया, फ्री स्पेस. अगर कोई नई प्रोसेस आती है तो वो इस स्पेस को यूज करके वो लोड हो सकती है. लेकिन लेट सपोज मान लो कि मेरे पास नई प्रोसेस आई P6. अब P6 का जो साइज है, P6 का साइज कितना है, P6 का साइज है 4 KB. ओके. लेकिन मेरे पास कितना स्पेस अवेलेबल है, 2 KB का स्पेस अवेलेबल है. अब मान लो कि मेरी P3 प्रोसेस का भी काम हो गया और ये P3 प्रोसेस भी टर्मिनेट हो गई, तो मेरे पास यहाँ पे 3 KB का फ्री स्पेस बच गया. ओके. लेकिन तो अब मेरे पास इनफ स्पेस है कि मैं P6 को एकोमोडेट करा सकती हूँ. मुझे बस 4 KB का स्पेस चाहिए. मेरे पास कितने KB का स्पेस बचा, यहाँ पे 3 और इधर 2 KB, यानी 5 KB का मेरे पास स्पेस है कि मैं एक प्रोसेस को एकोमोडेट करा सकती हूँ, लोड करा सकती हूँ. बट मैं फिर भी नहीं करवा पाऊंगी. क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस जो होगी वो कंटिन्यूअस मैनर में लोड होगी. कंटिन्यूअस मैनर का क्या मतलब है, एक साथ पूरी प्रोसेस एक जगह पे लोड होगी. ये लेकिन ये जो
पार्टीशन है ये तो अलग अलग जगह पे है, नॉन कंटिन्यूअसली पार्टीशन है, ठीक है। तो इस वजह से इनफ स्पेस होने के बावजूद भी हम अपनी प्रोसेस को लोड नहीं करवा पा रहे, और इसको कहते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम। सो ये प्रॉब्लम भी वेरिएबल पार्टीशनिंग में दूर नहीं हुई थी। अब दिक्कत क्या है कि भैया आप अपनी प्रोसेस को लोड करा रहे हो कंटिन्यूअसली, कि जाएगी तो पूरी प्रोसेस एक साथ ही मेमोरी में जाएगी, ऐसा नहीं है कि आधी प्रोसेस ऊपर चली गई, आधी नीचे, आधी बीच में, ऐसा नहीं। तो यही तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत बन रहा है। तो ये कंटिन्यूअस नाम की प्रॉब्लम को ही सॉल्व करो। आप प्रोसेस एलोकेशन कराओ नॉन कंटिन्यूअसली। नॉन कंटिन्यूअसली मतलब कि आप अपनी प्रोसेस को आधी कहीं ऐसे तरीके से स्टोर करवाओ। अब इस ऐसे कैसे स्टोर करवाएंगे? तो हमने क्या कहा कि आप अपनी प्रोसेस को क्या कर दो, नंबर ऑफ पेजेस में डिवाइड कर दो। आप अपनी प्रोसेस को नंबर ऑफ पेजेस में डिवाइड कर दो, और ये पेजेस जो हो इनका साइज इक्वल हो, ऐसा नहीं एक पेज छोटा एक पेज बड़ा, इन सारे पेजेस का साइज इक्वल हो। आपने अपनी प्रोसेस को क्या किया, नंबर ऑफ पेजेस में डिवाइड कर दिया ऑफ इक्वल साइज, और अपनी मेन मेमोरी को हम नंबर ऑफ फ्रेम्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब इससे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कैसे दूर होगी? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इससे दूर होगी कि साइज ऑफ फ्रेम साइज ऑफ पेजेस के बराबर है। हमने क्या कहा कि हमने अपनी प्रोसेस को नंबर ऑफ इक्वल पेजेस की फॉर्म में डिवाइड कर दिया, ठीक है, और अपने मेन मेमोरी को नंबर ऑफ फ्रेम्स में डिवाइड कर दिया ऑफ इक्वल साइज। अब हमने क्या कहा कि ईच पेज का साइज जो है वो ईच फ्रेम के साइज के बराबर होना चाहिए। अब इससे क्या होगा कि लेट सपोज मैं अपनी ये वाले पेज को, पेज 0 को अपने मेन मेमोरी में लोड करवा रही हूँ, तो यहाँ पे पेज 0 मेन मेमोरी में लोड कर दिया मैंने, ठीक है। अब क्या होगा, अगर पेज 0 का काम खत्म हो गया और पेज 0 टर्मिनेट भी हो गया, पेज 0 यहाँ से टर्मिनेट हो गया, तो यहाँ पे एक होल क्रिएट हो गया। अब ये होल जो क्रिएट हुआ है इसमें एक नया पेज आ सकता है, पेज 6 या एनी पेज मैं यहाँ पे लोड करवा सकती हूँ, क्योंकि पेज का साइज और फ्रेम का साइज बराबर है। यहाँ ये इशू नहीं आएगा कि जो मेरे पास स्पेस है वो दूसरा पेज होल्ड नहीं कर पा रहा, ठीक है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की यहाँ कमी, मतलब भी की इंटरनल फ्रेगमेंटेशन यहाँ पे कभी क्रिएट ही नहीं होगा, क्योंकि पेजेस का साइज फ्रेम के साइज के बराबर है। ओके, आई होप यू गॉट दैट पॉइंट। ओके, सो अब ये पेजिंग होता किस तरीके से, अब इस मैकेनिज्म को समझते हैं, ठीक है। देखो कि यहाँ पे जैसे हुआ कि हमारी यही चीज मैंने जो अभी आपको ऊपर बताई वही चीज यहाँ पे कि हमारी मेन मेमोरी का साइज कितना है, 16 KB साइज का है। तो हमारी मेन मेमोरी को हमने नंबर ऑफ फ्रेम में पार्टीशन करा है, और हम अपने प्रोसेसेस को हमने नंबर ऑफ पेजेस में पार्टीशन करा है। अब हम क्या कर सकते हैं, इन प्रोसेस को नॉट कंटिन्यूअसली यहाँ पे अपनी मेन मेमोरी में लोड करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि P1 प्रोसेस पूरी की पूरी एक साथ आएगी। P1 को हमने नंबर ऑफ पेजेस में डिवाइड करते हैं, जैसे पेज 0 है, पेज 1 है, पेज 2 है, ऐसे नंबर ऑफ पेजेस में डिवाइड करते हैं। P1 के पेजेस को हमने अलग अलग जगह पे नॉट कंटिन्यूअसली अपनी मेन मेमोरी में रख दिया, उसी तरीके से हमने P3 के पेजों को भी रख दिया, उसी तरीके से हमने P5 के पेज को भी रख दिया, ठीक है। आई होप यू गेट दैट पॉइंट। अब समझते हैं कि ये पेजिंग प्रोसेस वर्क किस तरीके से करता है, ठीक है। तो देखो पेजिंग का मैकेनिज्म क्या है, अब ध्यान से थोड़ी देर प्लीज ध्यान से समझना, क्योंकि एक बार आपने समझ लिया ना तो आपकी प्रॉपर कमांड आ जाएगी इस पे, ठीक है। तो देखो होता क्या है, लेट सपोज आपके सीपीयू को प्रोसेस P1 को एग्जीक्यूट करना है, प्रोसेस P1 को एग्जीक्यूट करना है। अब हमने प्रोसेस P1 के क्या कर दिए, डिफरेंट पार्ट्स कर दिए, उसको डिफरेंट पेजेस में डिवाइड कर दिया। ईच पेज का साइज जो है वो ईच फ्रेम के साइज के बराबर है, फ्रेम हमारी मेन मेमोरी के ईच फ्रेम के साइज के बराबर है, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब उस सीपीयू को क्या करना है, सीपीयू को प्रोसेस P1 को एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक है। तो इसके लिए वो क्या करेगा, उसको पहले P1 प्रोसेस के पेज नंबर 0 को एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा, ठीक है। सो सीपीयू को क्या करना है, P1 प्रोसेस के पेज नंबर 0 को एग्जीक्यूट करवाना है। तो सीपीयू क्या करेगा, सबसे पहले एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल लॉजिकल एड्रेस। ये क्या है, लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस अब दो चीजों में डिवाइड होता है, एक होता है पेज नंबर और एक होता है ऑफसेट। पेज नंबर मतलब कि आपकी प्रोसेस का कौन सा पेज आप एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हो, तो सीपीयू को पेज नंबर 0 एग्जीक्यूट करवाना है, तो यहाँ पे 0। ऑफसेट मतलब ऑफसेट कैन बी एनी क्वांटिटी, ऑफसेट आपका ये भी हो सकता है कि उस पेज में नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, ठीक है, उस पेज में आपके वर्ड में कितने नंबर हैं ये भी हो सकता है। तो ऑफसेट कैन बी वेरिएबल, नंबर ऑफ बाइट्स भी हो सकता है ऑफसेट, ठीक है। सो ऑफसेट से हमें अभी कोई काम नहीं है, अभी हम ये देख रहे हैं कि सीपीयू ने एक लॉजिकल एड्रेस क्रिएट किया, जो लॉजिकल एड्रेस दो पार्ट्स कंटेन करके रखता है, एक तो पेज नंबर और एक ऑफसेट, ठीक है। सो पेज नंबर वो पेज नंबर जिसको सीपीयू जिस पेज को एग्जीक्यूट करवाना चाहता है, तो सीपीयू पेज नंबर 0 को एग्जीक्यूट करवाना चाहता है, तो हमने पेज नंबर 0
लॉजिकल एड्रेस में। अब क्या हो गया, सीपीयू ने लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया, पर हमने पढ़ा था कि यार लॉजिकल एड्रेस नाम की तो कोई चीज एक्चुअली में होती नहीं है। लॉजिकल एड्रेस तो सीपीयू जनरेट करता है और उसको एज अ रेफरेंस यूज करता है फिजिकल मेमोरी लोकेशन उस पेज की मेन मेमोरी में फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो हमने सीपीयू ने लॉजिकल एड्रेस जनरेट करा, पर अभी तक सीपीयू को ये नहीं पता कि ये 0 नंबर का पेज मेन मेमोरी में कहाँ पे है। तो ये जानने के लिए सीपीयू को इस लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस से मैप करना पड़ेगा, कि ये देखना पड़ेगा कि पेज नंबर 0 मेमोरी के कौन से फ्रेम में है। तो हम देखेंगे कि पेज नंबर 0, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या हमारा जो पेज है वो कैशे में है। कैशे मतलब कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज पेजेस का यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है। यहाँ पे वो पेजेस हैं जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज किए गए हैं, साथ साथ उनका फ्रेम नंबर भी है कि वो मेन मेमोरी में कौन से फ्रेम में है। तो हमने देखा कि हमें हमें क्या ढूंढना है, पेज नंबर 0 ढूंढना है। तो हमने इस कैशे में देखा कि क्या पेज नंबर 0 मुझे दिखा, नहीं दिखा। ठीक है, तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी, अपने पेज टेबल में। ये क्या है, पेज टेबल। अब ये पेज टेबल क्या करता है, ये पेज टेबल सारी एंट्रीज का कलेक्शन अपने पास रखता है। जैसे फोन बुक होती है ना, उसमें पर्सन का नाम और साथ साथ उसका फोन नंबर लिखा होता है। तो मैं जिस पर्सन को फोन करना होता है तुम उस पर क्लिक करते हो, उसके नंबर पे फोन हो जाता है। उसी तरीके से पेज टेबल अपने पास पेज पेज की एंट्री रख रहा है, जिसमें क्या है, पेज का नंबर दे रखा है और वो पेज मेन मेमोरी में कौन से फ्रेम में है उस फ्रेम का भी नंबर दे रखा है। तो हमें कौन सा पेज नंबर देखना है, हमें देखना है पेज नंबर 0। तो हमने पेज नंबर 0 देखा, तो हमें यहाँ पे पेज नंबर 0 दिख गया। हमें देखा कि ये पेज नंबर 0 जो है ये मेन मेमोरी के फ्रेम नंबर 8 पे। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमें फ्रेम नंबर मिल गया, तो हमने क्या करा, अब हमने फिजिकल एड्रेस जनरेट कर लिया। ठीक है, क्या जनरेट किया हमने, फिजिकल एड्रेस जनरेट किया। तो फिजिकल एड्रेस क्या होता है, फिजिकल एड्रेस एक्चुअल एड्रेस होता है जो आपका फिजिकल, जहां पे आपका आपका पेज एक्चुअल एग्जिस्ट करता है। तो फिजिकल एड्रेस में आपका क्या आएगा, फ्रेम नंबर और ऑफसेट। ठीक है, तो फ्रेम नंबर कौन से फ्रेम नंबर पे आपका पेज नंबर 0 है, फ्रेम नंबर 8 पे है। तो फ्रेम नंबर हमें पता चल गया, तो अब हम मेन मेमोरी के फ्रेम नंबर 8 पे जाएंगे और अपने पेज नंबर 0 को यहाँ से रिट्राइव करवा लेंगे और फिर सीपीयू को मिल जाएगा ये पेज और सीपीयू इस पेज को एग्जीक्यूट कर देगा और काम खत्म। ओके, आई होप तुम्हें पेजिंग का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये पेज टेबल बेस रजिस्टर क्या है। ठीक है, सी, ये जो पेज टेबल हमने बनाया था, ये पेज टेबल भी आपके मेन मेमोरी में कहीं ना कहीं स्टोर हुआ होगा। ठीक है, ये जो पेज टेबल होता है इसको एफिशिएंट मैपिंग के लिए, कि जल्दी से जल्दी ये लॉजिकल एड्रेस फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, इस पेज टेबल जो हमने पेज टेबल है, इस पेज टेबल को भी अपनी मेन मेमोरी के किसी ना किसी एक फ्रेम में स्टोर करवा देते हैं। अब ये पेज टेबल जिस फ्रेम में स्टोर होता है उस फ्रेम का एड्रेस ये पेज टेबल बेस रजिस्टर अपने पास रखता है। ठीक है, तो पेज टेबल बेस रजिस्टर क्या करता है, पॉइंटिंग टू द फ्रेम दैट कंटेनिंग द पेज टेबल। ओके, आई होप यू गाइस गॉट दैट। अब ये पेज टेबल बेस रजिस्टर का क्या काम है, देखो सीपीयू ने लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया था, उसके बाद लॉजिकल एड्रेस में क्या था, पेज नंबर था और ऑफसेट था। पेज नंबर, अब लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस से मैप करने के लिए सीपीयू को ये पता करना था कि ये पेज नंबर 0 जो है वो कौन से फ्रेम में है। अब ये जानने के लिए उसको पेज टेबल को रेफर करना पड़ेगा। अब सीपीयू को तो पता ही नहीं है कि पेज टेबल है कहाँ, तो सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू आपके इस पेज टेबल बेस रजिस्टर के साथ कॉन्टेक्ट करेगा। सीपीयू इस पेज टेबल बेस रजिस्टर के साथ कॉन्टेक्ट करेगा कि बताओ पेज टेबल है कहाँ। तो ये बताएगा पेज टेबल फ्रेम नंबर 15 पे है। तो सीपीयू यहाँ से फ्रेम नंबर 15 पे जाएगा और पेज टेबल को देखेगा। अब ये जो पेज टेबल है फ्रेम नंबर 15 पे है, यहाँ पे मैंने इसका आपको क्या कहते हैं इनलार्ज वर्जन दिखाया है, बट ये पेज टेबल फ्रेम नंबर 15 पे है। तो फ्रेम नंबर 15 पे सीपीयू गया, उसने देखा कि पेज नंबर 0 जो है वो 8th फ्रेम पे है। तो यहाँ से उसको पता चल गया कि फ्रेम नंबर 8 पे मेरा पेज 0 है। तो यहाँ से उसने फिजिकल एड्रेस बनाया, फिजिकल एड्रेस के बनते ही वो फ्रेम नंबर 8 पे गया और उसने पेज नंबर 0 को रिट्राइव किया और एग्जीक्यूट किया। आई होप यू गॉट द पॉइंट। सो इस तरीके से पेजिंग का पूरा मैकेनिज्म होता है। अब पेजिंग ने इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कैसे दूर किया था ये तो मैंने तुम्हें बता दिया था कि यहाँ पे साइज ऑफ पेज ही साइज ऑफ फ्रेम के बराबर है। तो ऐसा कभी होगा ही नहीं कि तुम्हारा स्पेस बच जाए पेज को मेमोरी में लोड करते टाइम। ठीक है, अब एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम कैसे पेजिंग ने दूर करी, सी, अगर मान लो कि यहाँ पे तुम्हारी मेन मेमोरी में सारे पेजेस लोड हो चुके हैं पर आपको कोई न्यू पेज को इसमें लोड करवाना है। लेट सपोज आपके सारे पेजेस यहाँ पे लोड हो चुके हैं, ठीक है, और कोई एक पेज ऐसा है जिसका जिसका काम खत्म हो गया। लेट सपोज पेज नंबर 2 था, पेज नंबर 2 का वर्क खत्म हो गया तो पेज नंबर 2 यहाँ से टर्मिनेट हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4th फ्रेम पे एक होल क्रिएट हो जाएगा, एक फ्री स्पेस, एक होल क्रिएट हो जाएगा जिसका हम यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू एकोमोडेट अ न्यू पेज।
ठीक है, एक नई प्रोसेस को एकोमोडेट करने के लिए, एक नई पेज को एकोमोडेट करने के लिए हम इस फ्रेम को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लो कि नई प्रोसेस P2 आई, अब P2 को लोड करना है तो हम P2 के एक पेज को इस फ्रेम नंबर 4 में भी लोड कर सकते हैं। ये फ्रेम नंबर 4 मतलब वेस्ट नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपकी प्रोसेस नॉन कंटिगस मैनर में एलोकेट हो रही है मेमोरी में। सो ये एक बेनिफिट पेजिंग प्रोवाइड करता है कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम दूर करी। कैसे? मेमोरी एलोकेशन नॉन कंटिगस बना के। ठीक है, आई होप यू गॉट द पॉइंट। सो दिस इज basically the core concept behind the paging. Okay, see, I tried my best to tell you in a simplest way what's the paging is, okay, and what's the page table, everything I try my best to explain you. So if you guys still having some little problem or a problem regarding this topic, then you can comment in the comment section. I will definitely tell you your queries. Okay, so if you guys like that particular video, please don't forget to hit the like button, share button and subscribe button. We will meet you in the next video. Till then, thank you.